आज अपन बात करेंगे काइंड्स ऑफ गारंटी, गारंटी के प्रकार। बाय एंड लार्ज इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। एक है विशिष्ट गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी, और एक है चालू गारंटी, कंटिन्यूअस गारंटी। डिफाइन के हिसाब से अगर देखें तो विशिष्ट गारंटी से अभिप्राय ऐसी गारंटी से है जो विशिष्ट व्यवहार, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, जो विशिष्ट व्यवहार तक ही सीमित हो, दैट कन्फाइंड विद द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। और जैसे वो व्यवहार पूरा होगा, निष्पादित होगा, विशिष्ट गारंटी समाप्त हो जाएगी। ध्यान रहे कि विशिष्ट गारंटी का खंडन नहीं किया जा सकता। विशिष्ट गारंटी का खंडन नहीं किया जा सकता। चालू गारंटी का खंडन किया जा सकता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसी गारंटी जो विशिष्ट व्यवहार तक ही सीमित हो, उसको अपन कहेंगे विशिष्ट गारंटी। एक्स ने वाई से 10,000 रुपये लिए, 6 महीने की अवधि के लिए या 12 महीने की अवधि के लिए, और जेड ने गारंटी दी। ये विशिष्ट गारंटी है। चालू गारंटी एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 129। चालू गारंटी से अभिप्राय ऐसी गारंटी से है जो व्यवहारों की श्रृंखला, चेन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जो व्यवहारों की श्रृंखला तक विस्तृत हो, एक्सटेंडेड चेन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, उसको अपन कहेंगे चालू गारंटी। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, हमारे यहाँ महाविद्यालय परिसर के अंदर एक चाय का ढाबा चल रहा है। मैंने चाय की पत्ती बेचने वाले को उस ढाबे वाले के लिए उसकी प्रार्थना पर ये वचन दिया कि आप इसको 5,000 रुपये की राशि की सीमा तक चाय देते रहिए। चाय की पत्ती जिससे चाय बनती है उसकी सप्लाई करते रहेंगे। उन्होंने 7,000 की चाय की पत्ती सप्लाई करी, 4,000 का पेमेंट कर दिया और सप्लाई करी। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रही। जब तक अवधि समाप्त नहीं होगी, जब तक मैं खंडन नहीं करूंगा, तब तक ये गारंटी चालू रहेगी, तब तक ये चालू रहेगी। और 5,000 रुपये की राशि की सीमा तक मैं विक्रेता के प्रति उत्तरदायी बना रहूंगा। तो ऐसी गारंटी जिसमें चेन ऑफ द ट्रांजैक्शंस हो, उसको अपन कहेंगे चालू गारंटी। अंतर के रूप में देखें तो ये इसी परिभाषा के अंदर ये अंतर छिपा हुआ है। परिभाषा के अंदर आपने देखा कि ऐसी गारंटी जो विशिष्ट व्यवहार तक ही सीमित हो, उसको अपन विशिष्ट गारंटी कहेंगे। और ऐसी गारंटी जो व्यवहारों की श्रृंखला तक विस्तृत हो, उसको चालू गारंटी कहेंगे। व्यवहारों की संख्या, नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शंस,
केवल एकाधिक कितनी हो सकते हैं ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको बताया कि विशिष्ट गारंटी का खंडन नहीं हो सकता, चालू गारंटी का खंडन किया जा सकता है। दायित्व की उत्पत्ति, विशिष्ट गारंटी के अंदर विशिष्ट दायित्व के प्रति ही प्रतिभू उत्तरदायी होगा, लेकिन चालू गारंटी के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी व्यवहार के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जहां तक गारंटी के अंत का सवाल है, जैसे ही मैंने आपको बताया विशिष्ट व्यवहार पूरा होगा, उसी समय विशिष्ट गारंटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन चालू गारंटी के अंदर अवधि समाप्त हो जाए, या मान लीजिए प्रतिभू खंडन कर दे, खंडन की सूचना दे दे, या प्रतिभू की मृत्यु हो जाए, तो इन दशाओं के अंदर भी गारंटी समाप्त हो सकती है। तो ये एक मंजिला क्वेश्चन है मध्यम स्तर का कि चालू गारंटी और विशिष्ट गारंटी क्या है और इनमें अंतर क्या है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिभू के दायित्व से आपका क्या अभिप्राय है। प्रतिभू के दायित्व से आपका क्या अभिप्राय है। प्रतिभू अपने दायित्व से कब मुक्त हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिसके तहत प्रतिभू मुक्त माना जाएगा। तो उसका खुलासा करने से पहले प्रतिभू के दायित्व की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, इसको अपन थोड़ा सुनिश्चित कर लें। सबसे मोटी बात तो यह है कि प्रतिभू का दायित्व सह विस्तृत होता है, को एक्सटेंसिव। पहली जो बात है प्रतिभू के दायित्व में, वो है कि प्रतिभू का दायित्व सह विस्तृत, को एक्सटेंसिव होता है। यदि कोई विपरीत शर्त नहीं है, धारा 128, यदि कोई विपरीत शर्त नहीं है, तो प्रतिभू का दायित्व उतना ही विस्तृत होगा जितना कि मूल ऋणी का। यदि कोई विपरीत शर्त नहीं डाली है, तो अगर ऋणी का दायित्व मूल धन और ब्याज का है, तो प्रतिभू का दायित्व भी मूल धन और ब्याज का होगा। सपोज करो एक्स ने वाई से 5 लाख रुपए लिए और जेड ने गारंटी दी, तो जेड का दायित्व जो है उतना ही होगा जितना कि मूल ऋणी का था। लेकिन यदि कंडीशनल गारंटी हो गई, प्रतिभू ने कहा कि आप 5 लाख रुपए लो चाहे 10 लाख रुपए लो, मेरी गारंटी 2.5 लाख रुपए तक सीमित है, तो फिर मूल ऋणी का और प्रतिभू का दायित्व भिन्न भिन्न हो जाएगा। और यदि कोई इस तरह की कंडीशन नहीं डाली है, तो नियम 128 लागू होगा, अर्थात प्रतिभू का दायित्व उतना ही विस्तृत होगा जितना कि मूल ऋणी का। दूसरी प्रतिभू के दायित्व में मूलभूत बात यह है कि प्रतिभू का दायित्व गौण होता है, सेकेंडरी मीनिंग देयर भाई, मूल और प्राथमिक दायित्व तो मूल ऋणी का ही होगा। मूल ऋणी अपने वचन के निष्पादन करने में असमर्थ रहता है, तब प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न होगा। ये भी ध्यान रखने की बात। तीसरी स्थिति आती है कि मूल ऋणी के दायित्व के बिना भी प्रतिभू का दायित्व संभव है। इट इज उन दशाओं के अंदर जब मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता का अभाव हो, ही हैवंट एनी कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए मूल ऋणी अवयस्क है, मूल ऋणी पागल है, या मूल ऋणी को दिवालिया घोषित कर दिया,
तो मूल ऋणी के दायित्व के बिना भी प्रतिभू ऋणदाता के प्रति उत्तरदायी बना रहेगा, क्योंकि प्रतिभू और ऋणदाता के बीच में गारंटी का अनुबंध एक पृथक अनुबंध है। और दायित्व के संबंध में लास्ट बात यह है कि प्रतिभू के पास साधनों का अभाव, प्रतिभू के पास में साधनों का अभाव कोई भी प्रतिभू ये कह करके अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि उसके पास में साधनों का अभाव है। वो अपने वचन को निष्पादन करने की स्थिति में नहीं है। ये शर्त जो है कोई कारगर नहीं होगी। और एक पॉइंट अपन और जोड़ सकते हैं कि मूल ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई न करने पर दायित्व है। मूल ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई न करने पर दायित्व है। तो कोई भी, अगेन वही बात है, प्रतिभू जो है वो इस आधार पर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि उन्होंने मूल ऋणों के विरुद्ध जो है वो उचित कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोमिस होता है। इसलिए इस स्थिति के अंदर भी प्रतिभू ऋणदाता के प्रति उत्तरदायी बना रहेगा। तो मोटे तौर पर जो है ये 4 बिंदु है जिसके आधार पर प्रतिभू के दायित्व को एक्सप्लेन आप करेंगे। पहला पॉइंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, प्रतिभू का दायित्व सह विस्तृत होता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिभू का दायित्व गौण होता है। तीसरा पॉइंट, मूल ऋणी के दायित्व के बिना भी प्रतिभू का दायित्व हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, प्रतिभू के पास साधनों का अभाव, इसका कोई औचित्य नहीं है, वो ऋणदाता के प्रति यथावत उत्तरदायी बना रहेगा। तो जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन था कि भाई प्रतिभू के दायित्व से आपका क्या अभिप्राय है, प्रतिभू किन दशाओं के अंदर अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है, इसका अपन खुलासा कल करेंगे।